नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। अनिल देशमुख ईडी की गिरफ्त में है और 6 नवंबर तक ये गिरफ्तारी है, लेकिन अब उनका बेटा भी गिरफ्तार होगा ऐसी उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि ईडी ने ये पाया है कि ये जो सारा घपला घोटाला है, 100 करोड़ उगाही की जो शिकायत मिली थी, इसमें अभी तक लगभग 5 करोड़ रुपए रिकवर हुए हैं और जो घपले घोटाले खुले हैं इसमें पाया है कि अनिल देशमुख के साथ उनके बेटे और उनकी पत्नी भी इन्वॉल्व थी। क्योंकि आपको बताएं कि शैल कंपनियों के जरिए एनजीओ में पैसे ट्रांसफर किए गए, जो एनजीओ इन लोगों ने बनाया हुआ था, और इस एनजीओ में जो कर्ता धर्ता हैं ये अनिल देशमुख, इनकी पत्नी और दोनों बेटे, यही परिवार वाले इस एनजीओ को चलाते हैं। और इसलिए उस एनजीओ से बाद में कुछ खर्चा दिखाया गया, कुछ पैसे विड्रॉल किए गए और उसमें ये पदाधिकारी के तौर पर वेतन भी ले रहे हैं। तो ये कुल घोटाला ऐसा था कि शैल कंपनियां बनाई गई और वो शैल कंपनियों के जरिए कुछ पैसा आया, एनजीओ में डायरेक्ट भी कुछ पैसा उसमें डाला गया। और इस सब के लिए ये अनिल देशमुख की गिरफ्तारी के बाद ईडी ने पाया है कि जो इनका बेटा ऋषिकेश है उससे भी पूछताछ करनी है, इनकी पत्नी से भी पूछताछ करनी है। तो ईडी ने संबंध दिया है ऋषिकेश को, जो कि बेटा है अनिल देशमुख का, और उसको अब आमने सामने बिठाकर अनिल देशमुख के पूछताछ होगी। कई सारे मुद्दों में उनकी गवाही की जरूरत है। और पहले ही आपको बताएं कि अनिल देशमुख के पीएस और पीए ये गिरफ्तार हो चुके हैं और उन्होंने अपनी गवाही दी है। बाकायदा उन्होंने बताया है किस तरह से पैसे कहां से आते थे। अब पीए और पीएस की गवाही ईडी में उनके द्वारा स्वीकृति और सबूत, इसके बाद यह माना जा रहा है कि अनिल देशमुख का बचना नामुमकिन है। ईडी के पास 100 करोड़ की उगाही को लेकर जो सबूत अभी तक मिले हैं, जिसका आरोप परमवीर सिंह, जो कि मुंबई पूर्व कमिश्नर हैं, उन्होंने लगाया था। और उन्होंने बताया था कि ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर पुलिस अधिकारियों से वो मोटे पैसे लिए जाते हैं और वो अनिल देशमुख उस पैसे को लेते हैं। वहीं भाजपा के नेता किरीट सोमैया ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया कि ये जो 100 करोड़ उगाही का मामला है, जिसमें अनिल देशमुख जेल में हैं, उनका बेटा पत्नी पर भी वो आरोप हैं, लेकिन इस घपले घोटाले में शिवसेना के नेता, एनसीपी के नेता, उनको कितने कितने पैसे जाते थे, इसकी जांच भी, खुलासा होना जरूरी है। अब ईडी उस एंगल से भी जांच करेगी कि ये पैसे कहां गए, और इसके लिए दोनों बेटे और पत्नी की गिरफ्तारी भी होना जरूरी है। क्योंकि एनजीओ चलाने वाला ये परिवार देशमुख का, इन्होंने जिस तरह से पैसे का मिसयूज किया है, एनजीओ के जरिए जो पैसा खर्च किया गया वो किया कम, दिखाया ज्यादा है। और खुद पदाधिकारी बनकर जो वेतन लिए वो मोटे मोटे लिए। इसका मतलब ये है, कुल मिलाकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आंख में धूल झोंकने के लिए ये सब किया गया। फर्जी कंपनी बनाई गई जो केवल पेपरों पे है, और जो रियल में कंपनी है उसके जरिए भी दान दिखाया गया। क्योंकि एनजीओ को दान देना, और एटीजी में छूट के तहत भी उनको प्रमाण पत्र मिला हुआ है। और इस सब की जांच में जो घपले घोटाले हुए हैं, ये सब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी इसकी जांच करेगा। बहरहाल ईडी की गिरफ्त में अनिल देशमुख हैं, और अभी आप देख रहे हैं कि अनिल परब, जो कि परिवहन मंत्री हैं, उनके ऊपर भी आरोप है। हाल ही में अजीत पवार, जो कि उप मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र पुलिस में, उनके ऊपर भी इनकम टैक्स ने छापे मारे थे और एक 1400 करोड़ रुपए की उनकी संपत्ति सीज की थी। तो एक तरह से महाराष्ट्र की सरकार में, चाहे वो मंत्री हो, चाहे उप मुख्यमंत्री हो, और यहां तक कि विधायकों तक पे भी ये आरोप लग रहे हैं कि ये सब उगाही में लगे हुए हैं। और इसलिए किरीट सोमैया जब भी कभी संबोधित करते हैं, वो अपने संबोधन में यही बोलते हैं, महाविकास उगाही सरकार, महाउगाही सरकार। और इसके बदले में ये जो एनसीपी के नेता हैं, शरद पवार हैं, अनिल देशमुख हैं, चाहे वो शिवसेना के संजय राउत हैं, ये एक ही जवाब देते हैं कि साहब केंद्र सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। अब बात समझिए कि यदि आपके खिलाफ कोई आरोप नहीं है, किरीट सोमैया ने तो बाकायदा चीनी मिल के नाम लिए हैं सार्वजनिक तौर पर, वो मीडिया को साथ लेकर के जा रहे थे जब उनकी गिरफ्तारी कर ली। तो क्या डर था, क्या ऐसा डर था कि अजीत पवार
किरीट सोमैया को उस फैक्ट्री पर जाने नहीं देना चाह रहे थे, जो फैक्ट्री में नाम लिया जा रहा था कि वो शेल कंपनी के तौर पर बनाई गई थी, फर्जीवाड़ा किया गया था, बैंक से लोन लिया गया था, खुद ही बैंक के डायरेक्टर हैं, खुद ही कंपनी के डायरेक्टर हैं, और पैसे को इधर इधर करके जनता की गाड़ी कमाई लूटने का काम इन नेताओं ने किया था। तो आपने देखा कि उस समय किरीट सोमैया को गिरफ्तार किया गया। हालांकि बाद में जो जिस तरह के मीडिया का प्रेशर था और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिस तरह के प्रदर्शन किए, उसके बाद उनको छोड़ना पड़ा। लेकिन इतना तो तय है कि महाराष्ट्र की सरकार में जो ये उगाही चल रही है, इसको लेकर जनता अपने को ठगा महसूस कर रही है, क्योंकि जनता का कहना यह है कि हमने तो इसलिए वोट दिया था, बीजेपी को वोट दिया था कि बीजेपी की सरकार बनेगी, लेकिन ये जो सरकार 3 दलों की मिलकर के चल रही है, ये जनता के हितों का ध्यान न रखकर केवल अपने फायदे के लिए काम कर रही है, और वो भी करोड़ों करोड़ों रुपए की। तो अब ये कहते हैं कि कोई भी हो काम हो, उसमें देर है अंधेर नहीं है भगवान के यहाँ, इस तरह का हम लोग बोलते हैं। हम देख रहे हैं कि देर बेशक लग रही है, इन्होंने हजारों हजार करोड़ रुपए कमा लिए, जनता की गाड़ी कमाई, लूट ली, लेकिन ये जो सोच रहे होंगे कि हम तो बहुत बड़े हैं, हमारे बिना यहाँ क्या होगा, महाराष्ट्र में हमें कौन गिरफ्तार कर सकता है। तो अब ये देख रहे हैं कि ये बदलता हुआ भारत है, और मोदी सरकार के चलते बड़े बड़े लीडर जो कभी जेल का सोच भी नहीं सकते थे, वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। अभी तक जो ये आरोप कुछ भी लगाएं, आप देखना जिस तरह के एविडेंस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अजीत पवार के विरुद्ध मिले हैं, बेनामी संपत्ति जो उनकी मिली है, उसमें वो भी छूटने वाले नहीं है। बेनामी संपत्ति तो जब्त हो रही है, ईडी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगातार अटैच कर रहा है, अब उसके बाद ईडी जांच कर रही है, और अब उस मामले में अजीत पवार के मामले में भी ईडी फ्रेश एक एफआईआर दर्ज करेगी। तो अजीत पवार भी जेल की सलाखों के पीछे होंगे, अनिल देशमुख जेल की सलाखों के पीछे पहुंचे, उसके बाद उनके बेटों और पत्नी का नंबर आएगा, और इसके बाद भी और नेताओं के नंबर आएंगे, जिसका इंतजार महाराष्ट्र की जनता और देश की जनता कर रही है। क्योंकि सबका कहना यह है कि जिन नेताओं को हम जनता की सेवा के लिए चुनकर भेजते हैं, वो जनता की गाड़ी कमाई लूट कर खा जाते हैं, और ऐसे लोग नेतागर्दी करते हुए और ऊंची पहुंच के चलते हमेशा बचकर निकल जाते हैं। कोई ना कोई उनके पास रास्ते और जवाब होते हैं। लेकिन जैसा अब हम देख रहे हैं, जैसे अनिल देशमुख को जेल हुई है, जिस तरह से सचिन वजय जो कि शिवसेना का प्रवक्ता कभी होता था, पुलिस में जिसकी तूती बोलती थी महाराष्ट्र के अंदर, वो जेल की सलाखों के पीछे है, जिस तरह से परमवीर सिंह जो कि पूर्व कमिश्नर थे फरार चल रहे हैं, ये सब बताता है कि अब बड़े बड़े बदमाश, चाहे कितने ही खतरनाक आतंकवादी, कितने ही गुनाहगार क्यों ना हो, बड़ी पहुंच वाले लोग क्यों ना हो, वो अब बचने वाले नहीं हैं। हमने देखा महाराष्ट्र के अंदर ही आर्यन खान जो कि शाहरुख का बेटा है, इतना बड़ा नाम और इतने पैसे वाले लोग हैं, लेकिन वो अपने बेटे को आसानी से नहीं छुटा पाया और अभी भी जमानत पर है, जिसको हर हफ्ते एनसीबी के दफ्तर के चक्कर लगाने हैं, यानी हाजिरी लगानी है। वहीं जो नवाब मलिक हैं, बौखलाहट में रोज आए दिन उनके बयान आप सुनते हैं, उनका जो दामाद है कभी कल्पना भी नहीं करता होगा कि मुझे भी जेल हो सकती है, क्योंकि मेरे जो ससुर साहब हैं वो तो मंत्री हैं महाराष्ट्र में, और उनकी तूती बोलती है साहब एनसीपी में, एनसीपी के प्रवक्ता भी हैं, लेकिन वो 8 महीने बाद जमानत से छूटा है, वो भी जमानत पर। तो जो लोग कल्पना नहीं करते थे, जो कभी सोचते नहीं थे, वो लोग भी जेल की सलाखों के पीछे जा रहे हैं। और ये बहुत बड़ा एक बदलाव है मोदी सरकार में और पिछली सरकारों में। पिछली सरकारों में जो बातें मैनेज हो जाया करती थी, वो आज की डेट में मैनेज नहीं हो रही हैं, और यही बौखलाहट इन नेताओं की है कि पहली सरकारों में तो कोई टोकता ही नहीं था, दादागिरी चलती थी, हैंकड़ी चलती थी, अधिकारियों के ट्रांसफर कर देंगे, या तो अधिकारी को डरा देंगे या धमका देंगे। तो हम देख रहे हैं इस समय कुछ बिकाऊ मीडिया है जो इनके फेवर में केवल खड़ा है, लेकिन देशभक्त मीडिया इस समय भी इस चैनल की तरह देशभक्त मीडिया अभी भी इस देश में है, जो सच को दिखाता है। हम सब देशवासियों का फर्ज है कि ऐसे सच का साथ दें, और ये जो नेता हैं इनको ये मैसेज दें कि भ्रष्टाचार करोगे तो इस देश में कानून का राज कायम है,
कानून से ऊपर इस देश में कोई भी नहीं है, चाहे वो अनिल देशमुख हो, चाहे वो अनिल परब हो, फिर चाहे वो उद्धव ठाकरे क्यों ना हो, फिर चाहे वो शरद पवार ही क्यों ना हो। जिसने गलती की है, जिसने भ्रष्टाचार किया है, वो जरूर जेल की सलाखों के पीछे जाएगा, आज नहीं तो कल। वंदे मातरम।